ठीक है, तो फिर कॉस्टिंग का नया चैप्टर आज स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, तो मैंने चैप्टर बोला दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं। ठीक है जी, तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बुक में शायद इसको मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से दिया गया है चैप्टर। तीन टर्म्स है यहाँ पर, कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट क्या होती है। टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन मेकिंग अ प्रोडक्ट और फॉर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज। ठीक है, अगर मेरी सर्विस इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे टेलीकॉम की इंडस्ट्री है, तो वहां तो मैं कोई प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहा हूं, तो जो भी टेलीकॉम की मैं फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए जो भी मेरा खर्चा लगा है, दैट बिकम्स द टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को टोटल बेचने से पहले तक का जो भी खर्चा किया है वो आपका कॉस्ट बन जाएगा। अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, उसको प्रोवाइड करने के लिए जो भी खर्चा इंकर किया गया है, दैट बिकम्स द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट गिवन सर्विस। ठीक है जी, ऐसे चले। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब है? ठीक है, वॉल्यूम हम सेल्स के लिए यहाँ पर टर्म यूज करेंगे, कितनी मैंने सेल्स की है। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं वॉल्यूम यहाँ पर किस चीज को डिनोट करेगा, सेल्स की वैल्यू। ठीक है जी, सिंपल सी चीज, तो वॉल्यूम हम यूज करेंगे फॉर सेल्स। प्रॉफिट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल ठीक आपने बोला। ठीक है, तो मैं इसको प्रॉफिट को ऐसे बोल सकता हूँ, दिस इज टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा तो उसको प्रॉफिट बोल देंगे, नेगेटिव आ जाएगा तो उसको लॉस बोल देंगे। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को हम ऐसे बोल सकते हैं, टोटल कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। चलिए इसी चीज को नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट। पहले बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, द कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन 1 यूनिट है, 0 यूनिट है, लाख यूनिट्स हैं, ये वैल्यू नहीं बदलेगी, तो ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। कोई कहता हूं आज भी मुझे रेंट देना पड़ रहा है चाहे मेरा इंस्टीट्यूट बंद है, जब पढ़ा रहा था तब भी दे रहा था, तो अगर मैं काम कर रहा हूं वहां पर, नहीं कर रहा हूं या जितना मर्जी कर रहा हूं, रेंट मुझे देना ही देना है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक, ये आपका फिक्स्ड एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा वहां रेंट था 15,000 रुपए, तो अभी भी 15 है, तब भी 15 था, तो 15,000 रिमेन्स कांस्टेंट। चाहे मैं एक बच्चा पढ़ाऊं, चाहे मैं वहां ताला लगाऊं, चाहे मैं वहां पर 100 बच्चे पढ़ाऊं, 15,000 का रिमेन्स दी सेम। तो इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है फिक्स्ड कॉस्ट के साथ, टोटल वैल्यू रिमेन्स दी सेम। मैंने 15,000 की वैल्यू बोली, वो 15 ही रहेगा, चाहे ताला लगा है, चाहे एक बच्चा पढ़ रहा है, चाहे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना है फिक्स कॉस्ट की टोटल वैल्यू सेम रहती है, टोटल में चेंज नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, कोई बताएगा वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट दैट वेरीज विद प्रोडक्शन। ठीक है, हम सिर्फ इंक्रीज नहीं बोलेंगे, इंक्रीज होगी प्रोडक्शन तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज होगी प्रोडक्शन तो कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। ऐसी कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल बोल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं रॉ मटेरियल कॉस्ट 10 रुपीज पर यूनिट। अगर मैंने 1 यूनिट बनाना है तो कितना रॉ मटेरियल लगेगा? तो आप कहते हैं 1 यूनिट इंटू 10 रुपीज, 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा। अगर मैंने 100 यूनिट्स बनाने हैं तो इंटू 10 1000 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 15 यूनिट्स बनाने हैं तो 15 इंटू 10 150 रुपीज का रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है जी, तो अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो खर्चा बढ़ जाता है, प्रोडक्शन कम करता हूं तो खर्चा कम हो जाता है। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपने इसमें ध्यान से देखा है, 10 रुपया पर यूनिट चेंज नहीं हुआ है, टोटल में बदलाव आता जा रहा है। यूनिट्स बढ़े तो टोटल बढ़ गया, यूनिट कम हुए तो टोटल कम हो गया, पर ये 10 रुपया उस पर चेंज नहीं आया। तो इसके साथ इंपॉर्टेंट करके लिखते हैं, ठीक है, इसकी पर यूनिट वैल्यू रिमेन सेम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो चीजें ध्यान रखनी है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट की, जो आगे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी काम आएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है फिक्स्ड कॉस्ट की टोटल वैल्यू सेम रहती है
और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी पर यूनिट वैल्यू सेम रहती है। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस द टोटल कॉस्ट, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो इसको इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इस छोटी सी इक्वेशन के ऊपर ये पूरा चैप्टर है जो हमने कवर करना है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस द फिक्स कॉस्ट दैट गिव्स मी प्रॉफिट और लॉस, और इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। चलिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, वहां से कैलकुलेशंस करते हैं कुछ। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल दिया गया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट से 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से फॉर एग्जांपल 15 रुपीज, फिक्स कॉस्ट से फॉर एग्जांपल 30,000। तो आपसे पूछा गया कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस एट 0 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, 6,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड से फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आता है ना सबको? सिंपल सा है। सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट के एलिमेंट्स गिवन है, प्रॉफिट लॉस आपसे डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन पे पूछा गया है। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी है मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, इसी को यूज करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस क्या होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक टैबुलर फॉर्म में बना रहा हूं ताकि इजी हो जाए या बार बार कैलकुलेट मुझे ना करना पड़े। ठीक है, 0 यूनिट, अगर मैं 0 यूनिट बनाता हूं, 1 यूनिट, 6,000 यूनिट एंड 10,000 यूनिट। ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए मैंने एक टेबल सा बना लिया ताकि बार बार मुझे एक ही चीज को ना लिखना पड़े। ये तो इक्वेशन कहती है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, वो मेरा आंसर आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस का। चले तो लिखते हैं सबसे पहले दी सेल्स वैल्यू। हाँ, जब कुछ बनाया ही नहीं है तो बेचने की बात ही नहीं हो सकती, तो सेलिंग प्राइस भी 0 हो जाएगा, माइनस दी वेरिएबल कॉस्ट 0 ही होगी। अभी हमने यहाँ बात की थी 10 रुपए का रॉ मटेरियल है, तो अगर मैं कुछ बना ही नहीं रहा तो रॉ मटेरियल क्यों खरीदूंगा, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसके लिए एक टर्म हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट के लिए यहाँ पर एक टर्म हम यूज करेंगे दैट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सेल्स 0, वेरिएबल कॉस्ट 0, इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन भी हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है जी, ये चीज। उसमें अगली इक्वेशन पे चलते हैं। सेल्स में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, अब अगली चीज क्या माइनस करनी है, फिक्स कॉस्ट। तो इसका ना फिक्स कॉस्ट तो अभी भी 30,000 मुझे यहाँ पर पे करनी है, तो इनको प्लस माइनस करने के बाद प्रॉफिट या अगर नेगेटिव आता है तो वो लॉस का आंसर मेरा कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो अगर 0 लेवल पे बात करें तो सब कुछ 0 था, 30,000 की फिक्स कॉस्ट थी, तो इसका मतलब मुझे यहां पर लॉस हो जाएगा 30,000 रुपए। ठीक है, सिंपल सी चीज है, इक्वेशन में डालिए फिगर और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब आगे चलते हैं 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे। 40 रुपए 1 यूनिट है, 20 में बिकता है, तो 1 यूनिट में 20 रुपए में बेच दूंगा। वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 15 रुपए। 1 यूनिट पे 15 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, एक ही यूनिट मैंने बनाया है तो 15 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाती है मेरी 5 रुपए। फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 30,000। फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आना, वो अभी भी 30,000 रहेगी, तो इसका मतलब अब मेरा लॉस हो जाएगा 2,995 का। तो जैसे ही 1 यूनिट बनाया तो उस 1 यूनिट बनाने से उस 1 यूनिट की कंट्रीब्यूशन से मेरा लॉस रिकवर हो गया। तो जैसे जैसे मैं यूनिट आगे बनाता जाऊंगा, पर यूनिट 5 रुपए से मेरी ये लॉस की वैल्यू रिकवर होती जाए। चले अब बात करते हैं 6,000 यूनिट, 1,20,000। 1 यूनिट 20 में बेचते हैं तो 6,000 यूनिट किस प्राइस में बेच देंगे, दैट इज 1,20,000 में इसको हम यहाँ पर सेल करके दिखा देंगे 90,000। वो आपने कैसे निकाला, 6,000 यूनिट है, 1 यूनिट पे 15 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका मतलब 90,000 रुपए यहाँ मेरी वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन 30,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है 30,000, तो इसका मतलब 0 प्रॉफिट 0 लॉस। इकोनॉमिक्स में पढ़ा था सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं जी, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अ पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस फॉर द गिवन कंसर्न, ऐसे पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोल देते हैं। तो इसका ना 6,000 यूनिट अगर ये कंपनी बनाती है तो ब्रेक इवन पे पहुंच जाएगी, ना उसको प्रॉफिट होगा ना उसको लॉस होगा।
6000 से प्रोडक्शन कम रहेगी तो हमेशा ये लॉस होता रहेगा, 6000 से यूनिट से प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इसको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं 10,000 के यूनिट्स के ऊपर क्या प्रॉफिट है क्या लॉस हो जाएगा। तो सेल्स वैल्यू 10,000 इंटू 20 2 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 10,000 इंटू 15 1.5 लाख रुपए, तो इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी 50,000, फिक्स कॉस्ट अभी भी 30,000। तो अब 10,000 के लेवल पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा इस कंपनी को, दैट इज 20,000 का प्रॉफिट इस कंपनी को हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था 0 यूनिट, सिंगल यूनिट, 6,000 यूनिट और 10,000 यूनिट बनाने पे क्या प्रॉफिट लॉस होगा इस कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन। तो हमने कैलकुलेट कर दिया है कि रिस्पेक्टिव ये प्रॉफिट लॉसेज होंगे अगर इतना इतना लेवल ऑफ प्रोडक्शन ये कंपनी करती। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल बनाया था और रिस्पेक्टिव गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन से हमें प्रॉफिट या लॉसेस को कैलकुलेट किया था। इसी कैलकुलेशन या इसी इक्वेशन के ऊपर फॉर्मूलाज बने हैं जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्या फॉर्मूलाज हैं। कि पहला जो फॉर्मूला है जो यहाँ पर आपने कवर करना है दैट इज दी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीवी रेशियो बोल दिया जाता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को एक बार के लिए भूल जाते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या फॉर्मूला होना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। मैंने आपको बताया था 2 या एट अ सर्टेन परसेंटेज वाले क्या होते हैं, उससे पहले वाली टर्म न्यूमरेटर, बाद वाली टर्म को डिनोमिनेटर बना दीजिए। तो इसका फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है जी, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 ये हमारा पीवी रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला बन जाता है। इसी एग्जांपल को यूज करते हैं और इसमें कैलकुलेट करते हैं कि हमारा पीवी रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होना चाहिए। 0 यूनिट पे तो कंट्रीब्यूशन 0 है तो 0 ही आ जाएगा। 1 यूनिट पे उठाता हूं एट 1 यूनिट। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितनी है 5 रुपए की, सेल्स कितनी है 20 रुपए की, इंटू 100 तो ये 25% पीवी रेशियो हमारा कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, ये जो गिवन एग्जांपल मैंने लिखा था यहाँ पर, इसी के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें कि अगर यही इंफॉर्मेशन होती पीवी रेशियो निकालना होता तो क्या आंसर हो जाता, 1 यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 यूनिट की सेल्स इंटू 100 तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ऐसे अगर मैं कैलकुलेट करूं एट 6,000 यूनिट तो 6,000 यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है 30,000, सेल्स कितनी हमारी फिगर है 1,20,000 इंटू 100 दोबारा से कितना आ जाता है 25%। 10,000 यूनिट्स पे कैलकुलेट करते हैं एट 10,000 यूनिट। सेल्स कितनी है, सॉरी कंट्रीब्यूशन कितनी है 50,000, सेल्स कितनी है 2 लाख इंटू 100 दोबारा से वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है दैट इज इक्वल टू 25%। ठीक है, तो मैंने सिंगल यूनिट पे 6,000 यूनिट्स और 10,000 यूनिट्स पे कैलकुलेट किया, तीनों पे मेरा पीवी रेशियो सेम आ गया। तो यहां से हम कुछ डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट करके पॉइंट लिख लेते हैं, पीवी रेशियो remains the same at all levels of production given that the selling price per unit and the variable cost per unit does not change। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आऊं, 20 रुपए और 15 रुपए पर यूनिट इस दोनों को मैंने चेंज नहीं किया था, लेवल सिर्फ यूनिट्स को बढ़ाया था मैंने, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मैंने चेंज नहीं किया था। तो कहता है अगर ये दो चीजें सेम रहती हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो 1 से लेके इंफिनिटी तक आप पीवी रेशियो का आंसर निकाल लीजिएगा, वो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ए फॉर्मूला था जिससे हम पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, पीवी रेशियो के लिए एक फॉर्मूला और यूज किया जा सकता है, 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज टू सेल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला तब लगा लेना अगर क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज टू सेल्स आपको ऑलरेडी दिया गया। ठीक है, अगर कंट्रीब्यूशन और सेल्स है तो यही फॉर्मूला लगा लेना। ये वाला फॉर्मूला उस केस में लगा लेना अगर क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज टू सेल्स आपको दिया गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज टू सेल्स आपको गिवन है 75%, तो इसका मतलब पीवी रेशियो का आंसर कितना हो जाएगा 100 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू 25%। पीवी रेशियो एक और तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, इसका एक थर्ड फॉर्मूला और है, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि ये फॉर्मूला लगाओ, ये लगाओ या ये लगाओ, तो आपको खुद से देखना होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये तो मैंने बता दिया कि अगर ये चीज दी है क्वेश्चन में, गो फॉर
फॉर्मूला नंबर 2। सेल्स कंट्रीब्यूशन है, गो फॉर फॉर्मूला नंबर 1। ये किस सिनेरियो में लगेगा? चेंज का मतलब है अगर दो अलग अलग लेवल्स पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, तभी चेंज हो सकता है। दो पीरियड हो सकते हैं, दो लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं। चेंज तभी निकलेगी अगर दो अलग अलग पीरियड या लेवल्स का आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो चेंज उसी केस में कैलकुलेट हो सकती है। तो थर्ड फॉर्मूला तब लगेगा जब दो पीरियड या दो लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन पे आपको डेटा दिया गया है। तो इसी क्वेश्चन पे अगर मैं चलूं, मैं ये दो लेवल्स उठा लेता हूं, 6000 और 10,000 यूनिट, ठीक है। तो चेंज निकाला जा सकता है। चेंज इन प्रॉफिट 0 से 20,000, तो कितना प्रॉफिट चेंज हुआ? 20,000 का, ठीक है। उसने चेंज की बात की है, ये नहीं किया कि 0 माइनस 20,000 या 20,000 माइनस 0। चेंज का मतलब बड़ी वैल्यू माइनस दी छोटी वैल्यू। तो 0 से 20,000 मतलब 20,000 प्रॉफिट में चेंज आया, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। 1,20,000 से 2,00,000 पे ये सेल्स पहुंच गई है, तो सेल्स में कितना चेंज आया? ये मेरा सेल्स में चेंज आया इन 200। तो कितना आंसर आ जाता है? दैट इज इक्वल टू 25%, ठीक है। यही हमने पहले भी निकाला था। तो फॉर्मूला जो मर्जी लगाइएगा, जो भी अप्लाई किया जा सकता है, पीवी रेशियो का आंसर सेम रहेगा। पीवी रेशियो के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला आता है, जो हमने इस चैप्टर में कवर करना है, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था, एक ऐसा लेवल ऑफ प्रोडक्शन जिसपे कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं है, ऐसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। मैं आपको बोल रहा था, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था कि सेलिंग प्राइस 20 रुपया पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपया पर यूनिट है, आपकी फिक्स कॉस्ट की वैल्यू 30,000 है। तो मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि इस कंपनी को ब्रेक इवन कहां पे होगा। तो अगर आप ये टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, 1 से शुरू हो जाएंगे, कहां 6,000 तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ब्रेक इवन नहीं निकलेगा। तो पागल होने वाली बात है कि अगर आप ये टेबल बना के शुरू हो जाते हैं तो और कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि कब जाके ये ब्रेक इवन आने वाला, या तो कोई ऐसा तुक्का लगाया जो सीधा उसी पे पहुंच गए, या अगर 1 से शुरू हुए हैं तो पता नहीं कहां जाके वो ब्रेक इवन आने वाला है, वो आपको नहीं पता। तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने यूनिट्स बनाए कि मेरा ब्रेक इवन आ जाए, ठीक है। तो वो फॉर्मूला यहां पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो यूनिट्स में या वैल्यूज में। यूनिट्स का मतलब है कितने यूनिट्स बना के बेचूं कि मुझे ब्रेक इवन अचीव हो जाए। वैल्यू का मतलब है कितने रुपए की मैं सेल करूं ताकि मैं ब्रेक इवन पे पहुंच जाऊं, ठीक है। तो अगर यूनिट्स में निकालना चाहते हैं कि कितने यूनिट्स बेचे जाएं ताकि ब्रेक इवन अचीव हो जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने लगा हूं। बहुत स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन की बात की गई है, टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक सिंगल यूनिट की कंट्रीब्यूशन, उससे आपने इसको डिवाइड करना है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसी एग्जांपल को अगर मैं उठाता हूं, फिक्स कॉस्ट हमने लिखी थी 30,000 की, एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन कितनी थी? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट का, दैट इज 5 रुपीज का, तो डिवाइडेड बाय 5। तो इसका मतलब 6,000 यूनिट से मेरा आंसर निकलता है। तो ये फॉर्मूला कहता है जब मैं 6,000 यूनिट्स बना के बेचूंगा तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। यही मैंने कैलकुलेट किया था। तो इस फॉर्मूला से डायरेक्टली मुझे आंसर मिल गया कि अगर हम 6,000 यूनिट्स बना के बेचते हैं इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो ये कंपनी ब्रेक इवन को अचीव कर ले। ऐसे ही अगर आप वैल्यूज में निकालना चाहते हैं कि कितनी सेल करूं रुपीज में कि ब्रेक इवन पहुंच जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी? 30,000। पीवी रेशियो कितना है? 25%। ध्यान रखना 25% की बात की गई है। तो यहां से मेरा आंसर आ जाता है रुपीज 1,20,000। टेबल पे चलते हैं, 1,20,000 की सेल्स की थी तभी ब्रेक इवन हुआ था, तो वही हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया कि अगर मैं 1,20,000 का सामान बेचता हूं तो मुझे ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला ने मुझे 1,20,000 की सेल्स कैलकुलेट करके बता दी, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला हमारा सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई हैव टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000, तो बताइए कितनी सेल्स करनी है। तो ये वो चीज है, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर वही जो क्वेश्चन में लिखा था वो क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे 20,000 रुपए प्रॉफिट कमाना है तो कितनी सेल्स करनी है, तो तीसरा फॉर्मूला उसकी बात करता है, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। ये भी दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो यूनिट्स में या वैल्यूज में। 20,000 का प्रॉफिट चाहिए तो कितने यूनिट बेचने हैं, अगर 20,000 का प्रॉफिट चाहिए तो कितने रुपए की सेल करनी है, ये वो चीज।
ठीक है। फॉर्मूला यूनिट्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, फॉर्मूला इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस द डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमारा आंसर निकल जाएगा डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करने का यूनिट्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने लिखा कि मुझे 20,000 का प्रॉफिट चाहिए। उसी सेम क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो फिक्स कॉस्ट थी मेरी 30,000 की, प्रॉफिट मुझे चाहिए है, डिजायर्ड है 20,000 रुपए का, एक यूनिट की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी थी, 5 रुपए की। तो इसका मतलब अगर मैं 10,000 यूनिट्स बेचता हूं तो मुझे 20,000 का प्रॉफिट होगा। वही यहां पर हमने कैलकुलेट किया था कि अगर हम 10,000 यूनिट्स बेच रहे हैं तो मुझे 20,000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली मैंने वो कैलकुलेट किया कि अगर 10,000 यूनिट्स में बेचूंगा तो मुझे उस केस में 20,000 रुपए का प्रॉफिट अचीव हो जाएगा या अर्न कर लूंगा। तो मैंने वो कैलकुलेट किया है कि 10,000 यूनिट्स बेचूंगा तो 20,000 का प्रॉफिट होगा। अगर मैं इसको वेरीफाई करने के लिए आपको टेबल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ये हमने कैलकुलेट किया था ना कि जब 10,000 यूनिट्स बेचते हैं तो 20,000 का प्रॉफिट होता है। तो इस फॉर्मूला से डायरेक्टली मैंने वो चीज को कैलकुलेट कर दिया। जैसे अगर वैल्यूज पे निकालना चाहते हैं, वैल्यूज का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, ध्यान रखना यूनिट्स वाले सारे फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड होंगे, वैल्यूज वाले सारे फॉर्मूला पीवी रेशियो से डिवाइड होंगे। तो देखें वैल्यूज डालें 30,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 25%, 2 लाख आ जाता है। और यही हमने कैलकुलेट किया था, अगर 2 लाख की सेल्स करेंगे तो 20,000 का मुझे प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से डायरेक्टली मैंने वो वैल्यू निकाली है कि 2 लाख की सेल करने पे मुझे 20,000 का प्रॉफिट होने वाला। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक बार मैं इसका मतलब लिख देता हूँ, ये है क्या, व्हाट यूनिट्स टू बी सोल्ड या व्हाट सेल्स टू बी मेड ओवर एंड अबव द ब्रेक इवन पॉइंट टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को बोलता हूँ मुझे 20,000 का प्रॉफिट चाहिए है, तो ब्रेक इवन के बाद में कितने यूनिट्स या कितनी वैल्यू की सेल करूं, उस चीज को हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। ठीक है, कि जो भी प्रॉफिट आपको चाहिए है उतना प्रॉफिट कमाने के लिए ब्रेक इवन के बाद कितनी सेल्स करनी है, उस एक्स्ट्रा सेल्स को मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला जाता है। ठीक है, दोबारा से इसको दो तरह से कैलकुलेट आप कर सकते हैं, या तो यूनिट्स में या तो वैल्यूज में। ठीक है, अगर आप यूनिट्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रॉफिट फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं कि मुझे 20,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 4,000 यूनिट्स आ जाता है। तो इस 4,000 का क्या मतलब है, वो कहता है ब्रेक इवन के बाद 4,000 यूनिट्स और बेच लेना तो 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ब्रेक इवन आया था 6,000 यूनिट पे, 20,000 का प्रॉफिट आया था 10,000 यूनिट पे, तो इसका मतलब 6 के बाद 10 तक जाने के लिए 4,000 और एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचने हैं इतना प्रॉफिट कमाने के लिए। वही चीज मैंने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट की। ऐसे ही अगर आप वैल्यूज में निकालना चाहते हैं, उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो अगर यही 20,000 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 25%, ये आपकी वैल्यू हो जाती है 80,000। आपकी वैल्यू 80,000 हो जाती है। ब्रेक इवन आया था 1,20,000 की सेल्स पे, ये 20,000 का प्रॉफिट आया था 2 लाख की सेल्स पे, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा 80,000 की सेल्स मुझे करनी थी इतना प्रॉफिट कमाने के लिए। वही चीज मैंने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर दी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक और फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी कैलकुलेटेड एज टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ठीक है, तो अगर आपको टोटल सेल्स पता है जिसको उतना प्रॉफिट होने वाला है और ब्रेक इवन सेल्स पता है, तो दोनों के डिफरेंस से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट्स की बात करूं, मुझे पता है कि 10,000 यूनिट्स पे 20,000 का प्रॉफिट होने वाला है और ब्रेक इवन पता है 6,000 यूनिट्स पे होगा, तो वहां से भी निकाल सकते हैं कि 4,000 यूनिट मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू है। ऐसे अगर मैं वैल्यू की बात करूं, अगर मुझे पता है 2 लाख की सेल्स पे 20,000 का प्रॉफिट होगा और 1,20,000 की सेल्स पे ब्रेक इवन होगा, तो वहां से 80,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं जो इस पूरे चैप्टर में आपने कवर करने हैं और इसी 4 फॉर्मूलाज के ऊपर 15 से 20 नंबर के आपको फाइनल्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे।